नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आप जानते हैं दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य कम समय में आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का जो हमारा वीडियो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नवंबर 2023 से संबंधित। नवंबर 2023 में जो भी आपकी करंट अफेयर की घटनाएं घटी हैं, वो सब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी। और चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। और ये हो जाएगा नवंबर के करंट अफेयर से। और बात कर लेते हैं जो हमारा पहला करंट अफेयर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फास्ट ट्रैक को विशेष अदालत योजना। इसका जो है विस्तार हुआ है। और ये जो है कहाँ इसका विस्तार हो जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की जो है केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये किसकी अध्यक्षता में हुई है, यहाँ से सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये कब से कब तक की बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक जो है इसको जारी रखने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना जो है, ये आपकी 2 अक्टूबर 2019 को इसकी ये शुरू की गई थी। आपसे पूछा जाएगा ये कब शुरू की गई थी। 2 अक्टूबर 2019 को ये शुरू की गई थी। और ये किस लिए शुरू की गई थी, जो आपके एसआई पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करने के अलावा फास्ट ट्रैक अदालतों की यह व्यवस्था यौन अपराधियों के खिलाफ ढांचे को मजबूत करती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इस वजह से जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था ये याद रखना है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये हो जाता है आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट इन इंडिया। और चलिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 2, बोईता वंदन समारोह ये आपका कहाँ हुआ है। कि बात करते हैं बोईता वंदना समारोह के बारे में। तो ये जो है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 नवंबर 2023 को पारादीप उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा आयोजित बोईता वंदन समारोह में भाग लिया है। ये कहाँ हुआ है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हुआ है आपका पारादीप उड़ीसा में। ठीक है, और ये पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा ये आयोजित हुआ है। ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसका नाम क्या हो जाता है, बोईता वंदना समारोह इसका जो है नाम हो जाता है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पारादीप बंदरगाह के निर्माण के लिए उसका दौरा करने वाली ये पहली राष्ट्रपति हो जाती हैं। ठीक है, पहली राष्ट्रपति हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं राष्ट्रपति ने पोर्ट टाउनशिप के लिए नए जलाशय और जल उपचार संयंत्र और अगली पीढ़ी के जहाज यातायात प्रबंधन सूचना सूचना प्रणाली की आधारशिला भी रखी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है किसकी वहाँ आधारशिला रखी गई है। अगली पीढ़ी के जहाज यातायात और प्रबंधन सूचना प्रणाली की आधारशिला रखी है। कहाँ पे रखी है, ये रखी है आपकी पारादीप में। बात करते हैं बोईता वंदना से। ओडिशा की प्राचीन समुद्री गतिविधियों और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार संबंधों के लिए एक सांस्कृतिक रेखांकन ये हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये हो जाती हैं आपकी उसका उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 3। और ये हो जाता है हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर से संबंधित। बात करते हैं आरोग्य आयुष्मान संबंधित आयुष्मान आरोग्य के बारे में। केंद्र सरकार ने मौजूदा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने की घोषणा की है। किसका नाम बदला जाएगा, ये आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र कल्याणों का नाम बदला जाएगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने की जो है घोषणा कर दी है। और इसकी जो टैगलाइन है वो हो जाती है आपकी आरोग्यम परम धनम। ठीक है, ये आपसे पूछी जा सकती है, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। और बात कर लेते हैं इससे बारे में। बीते 5 वर्षों में देश भर में ये आपका 1.6 लाख से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस केंद्रों की स्थापना की गई है। और केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई इस योजना के तहत कम आय वाले लोगों का मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य बीमा कवरेज भी ये प्रदान करती है। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। क्रिस्टोफर लक्सन ने न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, ये कहाँ के बनाए गए हैं, ये आपके न्यूजीलैंड के बनाए गए हैं। नाम इनका आपको याद रखना है, क्रिस्टोफर लक्सन। और गवर्नर जनरल सिंडी किरो ने शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता की है। ये भी आपको याद रखना है। और शपथ ग्रहण के बाद भी लक्सन ने कहा कि अर्थव्यवस्था सुधारना उनकी प्राथमिकता हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे जो पहली इनकी प्राथमिकता हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी अर्थव्यवस्था को सुधारना। और ये हो जाते हैं आपके लक्षण।
बात कर लेते हैं, आयरलैंड के लेखक पॉल विच बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित हुए हैं। कौन हुए हैं, ये आपको नाम याद रखना है। आयरलैंड के लेखक पॉल विच, ठीक है, ये जो है उनके उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में बुकर पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है, ये आपका लेखक हो जाते हैं पॉल विच। कौन सा पुरस्कार है, ये आपका बुकर पुरस्कार हो जाता है। कहाँ पर हुआ है, ये आपका लंदन में इनको पुरस्कृत किया गया है, लंदन में सम्मानित किया गया है। और इनका जो उपन्यास है वो कौन सा हो जाता है, ये आपका प्रोफिट सॉन्ग हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं आपको इनसे याद रखनी है। और ये हाई प्रोफाइल साहित्य पुरस्कार जीतने वाले 5वीं आयरिश लेखक भी हो जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को पीछे छोड़ते हुए पॉलिश ने यह पुरस्कार जीता है। ठीक है, बाल भारतीय जो मूल की थी वो कौन थी, ये थी आपकी चेतना मारू। इनको जो है पीछे छोड़ते हुए इन्होंने ये पुरस्कार जो है जीता है। और पॉलिच को पिछले साल के बुकर विजेता श्रीलंका लेखन से अन्य करुणा तिलका से यह ट्रॉफी मिली है। यहाँ से देख लेते हैं 1969 में स्थापित बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषी दुनिया में अग्रणी साहित्य पुरस्कार है और इसके 5 दशकों से अधिक समय से उत्कृष्ट और साहित्य को मान्यता प्रदान की है। और प्रत्येक वर्ष जो है यह पुरस्कार आपका दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये हो जाते हैं आपके पॉल विच। चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, नई दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास के स्थायी रूप में बंद करने की घोषणा की है। अफगानिस्तान ने जो है अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है। ये कहाँ से की है, ये भी आप देख लेते हैं। अफगानिस्तान ने भारत से अपने राजनयिक मिशन और दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को स्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, ये कहाँ था, ये आपका दिल्ली में हो जाता है और इसको स्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा कर दी है। अफगान दूतावास ने कहा है कि भारत की सरकार की ओर से मिल रही चुनौतियों के कारण 23 नवंबर 2023 के दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया गया है। कब ये बंद होगा, ये आपका नवंबर 2023 में बंद हो गया है और इस दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया गया है अफगानिस्तान के द्वारा। और यहाँ समझ लेते हैं इसके बारे में। दूतावास ने यह भी कहा कि राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 1961 के मानदंडों के आधार पर दूतावास को तब तक बंद रखा जाएगा जब तक कि अफगानिस्तान में कोई वैध सरकार नहीं बन जाती है। अभी तक जो है अफगानिस्तान में कोई वैध सरकार नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है दिल्ली से उसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, और ये हो जाता है आपका अफगानिस्तान का दूतावास। और यहाँ बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। डॉक्टर सैयदना सैफुद्दीन को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं और यहीं से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुंबई से संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदा मुफदल सैफुद्दीन को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा हो जाता है, निशान पाकिस्तान। ये जो आपका निशान पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उससे जो है इनको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, आपको नाम याद रखना है कि इनको सम्मानित किया जाएगा। ये हो जाते हैं आपके डॉक्टर सैयदना मुफल्लल सैफुद्दीन। ठीक है, और ये पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। डॉक्टर सैयदना पाकिस्तान का कोई सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले ये आपके चौथे भारतीय हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके चौथे भारतीय हो जाते हैं। इससे पहले जो है ये पुरस्कार किन किन को मिल चुका है, ये भी हम देख लेते हैं। निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय आपके मोरारजी देसाई हो जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इनको यह सम्मान जो है 1990 में मिला था। उसके बाद 1998 में अभिनेता दिलीप कुमार को जो है कला और संस्कृति के क्षेत्र में पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान इम्तियाज जो है ये प्रदान किया गया था। और वर्ष 2020 में कश्मीरी अलगाववादी नेता अली गिलानी को निशान पाकिस्तान से प्रदान किया गया था। ठीक है, निशान पाकिस्तान इनको भी दिया गया था। इस तरह से जो है 3 आपके पहले मिल चुके थे और ये जो है चौथे नंबर के भारतीय हो जाते हैं। ठीक है, ये डॉक्टर सैयदना हो जाते हैं जिनको पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और बात कर लेते हैं निशान पाकिस्तान या ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के राष्ट्रीय हित में सर्वोच्च सम्मान वाली सेवाओं के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हो जाता है। ठीक है, नाम क्या है, ये हो जाता है आपका निशान पाकिस्तान। ठीक है, और ये हो जाते हैं आपके डॉक्टर सैयदा। और यहाँ बात कर लेते हैं हिमाचल में विद्या समीक्षा केंद्र शुरू हुआ है। हिमाचल में विद्या समीक्षा केंद्र शुरू हुआ है और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 23 नवंबर 2023 को शिमला में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। ये किसके द्वारा किया गया है, वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। और हिमाचल प्रदेश विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य भी
बन गया है। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चौथा राज्य बन गया है। और इससे पहले पहले किस राज्य में जो है विद्या समीक्षा केंद्र बना हुआ है, ये हो जाते हैं आपके गोवा, गुजरात और उत्तराखंड में ये केंद्र जो है पहले ही खोले जा चुके हैं। और इससे क्या होता है, विद्यार्थियों को इससे मार्गदर्शन मिलेगा और शिक्षकों को सहायता और प्रशासकों के लिए मूल्यवान डाटा ये उपलब्ध कराएगा। ठीक है, ये हो जाता है आपका विद्या समीक्षा केंद्र। और ये 4th नंबर का हिमाचल में खोला गया है। ठीक है, और हिमाचल में यहाँ आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, हिमाचल में विद्या समीक्षा केंद्र की योजना। बात कर लेते हैं, चीन और सऊदी अरब के बीच करेंसी स्वैप पर सहमति हो गई है। ठीक है, करेंसी स्वैप पर जो है सहमति हो गई है। बात कर लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। चीन और सऊदी अरब के बीच हाल ही में मुद्रा विनिमय यानी करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। यहाँ से आपका केवल यही पूछा जाएगा, करेंसी स्वैप जो है किन किन देशों के बीच हुआ है, चीन और सऊदी अरब के बीच। ठीक है, और सऊदी सेंट्रल बैंक और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 3 वर्ष के करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर सहमति जताई है। ठीक है, इससे ज़्यादा जो है आपसे नहीं पूछा जाता है। और ये हो जाता है आपका करेंसी स्वैप चाइना और सऊदी अरब के बीच। और चलिए बात कर लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या हो जाता है। संयुक्त संयुक्त अरब अमीरात में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, इसकी जो है स्थापना कहाँ हो रही है, ये हो रही है आपकी संयुक्त अरब अमीरात में विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र। और बात कर लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। संयुक्त अरब अमीरात ने आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में यानी COP28 से पहले विश्व के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र अल धफरा सोलर फोटोवोल्टाइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये कहाँ किया गया है, ये आपका किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। और अल धफरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट ये अबू धाबी शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित किया जा रहा है। ठीक है, ये भी आपको देख लेना है, अबू धाबी से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित हो जाता है। और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा 30 नवंबर को से 12 दिसंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28 की ये मेज़बानी भी करेगा। कौन करेगा, COP28 की मेज़बानी ये आपका करता है संयुक्त अरब अमीरात। और चलिए देख लेते हैं, ये हो जाता है आपका सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट। और चलिए देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रो की नई प्रजाति की खोज की गई है। ठीक है, इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ जो है म्यूजिक फ्रो की पहचान की गई है, ये आपको बताना है। वैज्ञानिकों ने रूपात्मक, आणविक और ध्वनिक साक्ष्यों के आधार पर अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रो की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम निदिराना नुआदिहीन रखा गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और बात कर लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। यह मेंढक निडिराना वंश से संबंधित हो जाता है और इसका नाम नो धियांग नदी के नाम पर रखा गया था, जो उस समय के निकट और जहां नमूनों की खोज का संग्रह किया गया था। ठीक है, किसके नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है, यह आपका दिहंग नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और यह मेंढक चांगलांग और लोहित जिलों में पाया जाता है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि ये जो है किस क्षेत्रों में या किन जिलों में पाया जाएगा, ये आपका चांगलांग और लोहित जिलों में पाया जाएगा। मेंढक की इस नई प्रजाति को ये कौन सी हो जाती है, निदिराना नुहादिहिंग का जो शरीर है ये मजबूत होता है और नर की जो लंबाई होती है वो 1.8 इंच से 2.3 इंच के बीच हो जाती है और मादा की लंबाई जो है 2.4 इंच से 2.6 इंच के बीच ये हो जाती है। ठीक है, और यहाँ समझ लेते हैं इमेज के माध्यम से, ये हो जाता है आपका मेंढक। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी का निधन हुआ है। फातिमा बीवी का निधन हो गया है और इनके बारे में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल फातिमा बीवी का 23 नवंबर 2023 को कोल्लम केरल में 96 साल की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, ये कितने साल की थी, ये आपका 96 ईयर की हो जाती हैं। और इनका नाम क्या है, इनका नाम हो जाता है फातिमा बीवी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो ये हो जाती हैं। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा, फातिमा बीबी 1989 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बनी थी और 29 अप्रैल 1992 तक जो है इस पद पर वो रही थी। और रिटायरमेंट के बाद जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की ये सदस्य भी रह चुकी हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये हो जाती हैं आपकी फातिमा बीबी। और 1997 से 2001 तक फातिमा बीबी जो है तमिलनाडु की राज्यपाल भी रही हैं। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जस्टिस फातिमा बीबी का जो जन्म है वो आपका 30 अप्रैल 1927 को केरल के पथाना थिट्टा में हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में।
ये हो जाता है आपका अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आ गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम की, ठीक है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन यानी मैदानी क्षेत्रों में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। और विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर मत्स्य पालन और पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की ओर से राज्यों की रेटिंग भी जारी की है। किसके द्वारा जारी की गई है? ये की गई है विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश को। यह जो अवार्ड है यह अहमदाबाद में 21 से 22 नवंबर 2023 को हुए ग्लोबल फिशरिंग कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में प्रदान किया गया है। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये हो जाती है आपकी फिश। और मत्स्य पालन में यूपी को पहला स्थान मिला है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अनपरा ई तापीय परियोजना को मंजूरी दी गई है। अनपरा तापीय ई परियोजना के बारे में समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा इन्होंने जो है 20 नवंबर 2023 को अनपरा ई तापीय परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, ये जो है कहाँ हो जाता है? ये आपका उत्तर प्रदेश में हो जाता है। और नाम क्या है? अनपरा ई तापीय परियोजना। राज्य सरकार ने सोनभद्र जिले के अनपरा में 1600 मेगावाट का बिजली संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। और इन इकाइयों के निर्माण पर लगभग 18,624 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान भी हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यह परियोजना यूपीआरवीयूएनएल की एनटीपीसी के संयुक्त उद्यम मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित हो जाती है। ये जो आपका मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड है, ये आपका यूपीआरवीयूएनएल की और एनटीपीसी की संयुक्त उद्यम हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हो जाती है आपकी अनपरा ई परियोजना। और चलिए बात कर लेते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, जेसीबी साहित्य पुरस्कार ये किसको दिया गया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को उनके उपन्यास फायरबर्ड के लिए साहित्य का प्रतिष्ठित जेसीबी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। और फायरबर्ड तमिल जो है उपन्यास, ये हो जाता है आपका ऑल अंग्रेजी अनुवाद ये हो जाता है। जो आपका फायरबर्ड है ये आपका आलता पैची का अंग्रेजी अनुवाद हो जाता है। और इस पुस्तक का जो अंग्रेजी में अनुवाद ये जननी कन्नन द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? जननी कन्नन के द्वारा। जेसीबी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और सबसे पहले आपको ये याद रखना है जेसीबी पुरस्कार ये किसको दिया गया है? ये आपका पेरुमल मुरुगन को दिया है, जो आपके तमिल के लेखक हो जाते हैं। ये हो जाते हैं आपके मुरुगन। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये हो जाता है आपका नोवाक जोकोविच ने एटीपी फाइनल्स में 7वां खिताब जो है ये जीत लिया है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने इटली के ट्यूरिन में 19 नवंबर 2023 को इतालवी खिलाड़ी जानिक सिनर को हराकर अपना 7वां एकल एटीपी फाइनल खिताब जीता है। किसको हराकर जीता है ये आपको याद रखना है। ये हो जाते हैं आपके इतालवी खिलाड़ी जानिक सिनर को हराकर। ठीक है, ये आपके नोवाक जोकोविच हैं, कहाँ के रहने वाले? ये आपके सर्बिया के रहने वाले हो जाते हैं। प्रतियोगिता ये कहाँ हुई है? ये आपका इटली के ट्यूरिन में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। और इस चीज़ के साथ जो है जोकोविच ने स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी रोजर फेडरर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और उन्हें 6 एटीपी का फाइनल खिताब भी जीत लिया है, ये भी आपको याद रखना है। ये हो जाता है आपके नोवाक जोकोविच। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और चलिए बात कर लेते हैं स्वदेशी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ये आपका कहाँ किया गया है? ये किया गया आपका भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने 21 नवंबर 2023 को स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया है। और यह परीक्षण सी किंग 42B हेलीकॉप्टर के द्वारा किया गया है। ये भी आपको याद रखना है किसके द्वारा किया गया है। ये आपका 42B हेलीकॉप्टर के द्वारा किया गया है। और चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। यह परीक्षण मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो जाता है। और अगला पॉइंट क्या हो जाता है? परीक्षण के दौरान मिसाइल में स्वदेशी शिखर और गाइडेंस टेक्नोलॉजी की जांच की गई है, जो 100% सफल रही है। और यह एक लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल हो जाती है। एंटीशिप मिसाइल सी स्क्रीम ट्रेजिटी पर चलते हुए सीधे टारगेट पर जाकर ये टकराती है, ये भी आपको याद रखना है। और बात कर लेते हैं सी स्क्रीम के बारे में। सी स्कीमिंग उस स्थिति को कहा जाता है जब मिसाइल समुद्र की सतह से कुछ मीटर ऊपर तेजी से उड़ते हुए जाती है और इसके कारण मिसाइल जो है राडार की पकड़ में भी नहीं आती है। 380 किलोग्राम वजनी इस शॉर्ट रेंज मिसाइल की मारक क्षमता 55 किलोमीटर हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और ये आपकी मिसाइल हो जाती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं।
चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विनय एम टोन से एसबीआई के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं, ये आपको नाम याद रखना है। विनय एम टोन से। भारत सरकार ने 20 नवंबर 2023 को विनय एम टोनसे को भारत के सबसे बड़े वाणिज्य बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक, और जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर भी आप कह सकते हैं यानी एमडी, इनको नियुक्त किया गया है। और दिनेश कुमार खारा वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, आपसे अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, कौन हो जाते हैं, दिनेश कुमार खारा हो जाते हैं एसबीआई के। और एसबीआई के आपसे एमडी पूछे जाएंगे तो आप बता देंगे विनय कुमार टोन्स ये हो जाते हैं। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके विनय कुमार टोन्स। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा नेक्स्ट। शंकर नेत्रालय के संस्थापक डॉक्टर एस एस बद्रीनाथ का निधन हो गया है। और शंकर नेत्रालय के संस्थापक डॉक्टर एस एस बद्रीनाथ का 21 नवंबर 2023 को चेन्नई में निधन हुआ है और वे 83 ईयर के हो जाते थे। ठीक है, वो जो 83 साल के थे। और बद्रीनाथ को वर्ष 1983 में पद्मश्री और 1999 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बद्रीनाथ ने 1978 में चिकित्सा अनुसंधान प्रतिष्ठान के रूप में शंकर नेत्रालय की स्थापना की थी। ठीक है, ये जो है शंकर नेत्रालय की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और ये हो जाते हैं आपके एस एस बद्रीनाथ। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चलिए बात कर लेते हैं, ये हो जाते हैं हमारे पंकज आडवाणी ने IBSF विश्व बिलीडर्स चैंपियनशिप जीती है। कौन सी जीती है, ये जीती है आपकी बिलीडर्स चैंपियनशिप। भारतीय खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने 21 नवंबर 2023 को हमवतन सौरभ कोठारी को हराकर दोहा में IBSF विश्व बिलीडर्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है। ये भी अपने आप में जो है रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, 26वीं बार जो है ये खिताब इन्होंने जीता है। किसने, ये जीता है आपका पंकज आडवाणी ने। और पंकज ने अपना पहला खिताब 2005 में जीता था और वे ग्रांड डबल हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन जाते हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं इनके बारे में। पंकज एशियन गेम 2006 से 2010 में मेडल भी जीत चुके हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये हो जाते हैं आपके पंकज आडवाणी। और बात कर लेते हैं क्रिकेट विश्व कप 2023 के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने 19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत को 6 विकेट से हराकर आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है। और ऑस्ट्रेलिया ने यह रिकॉर्ड 6ठी बार विश्व कप का खिताब जो है जीता है। ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया टीम ने 1987 में, 1999, 2003, 2007 और 2015 में भी जो है वर्ल्ड खिताब जीता था। और ऑस्ट्रेलिया की ओर से शतक पारी खेलने वाले डेविड हेड्स को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। क्या नाम है इनका, ये हो जाता है आपका ट्रेविस हेड। और भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी दिया गया है। किसको दिया गया है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह आपका विराट कोहली को मिला है। और कोहली ने टूर्नामेंट में 11 मैचों में 765 रन बनाए हैं। और वहीं भारत के मोहम्मद शमी ने 24 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी मोहम्मद शमी बन गए हैं। इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं। और दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 4 शतक भी लगाए हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। और चलिए बात कर लेते हैं मिस यूनिवर्स 2023। ये आपका किसके ने जीता है, सैनी पलासियोस ने। ठीक है, ये भी आपको नाम याद रखना है। और बात करते हैं निकारागुआ की सैनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। और मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली सैनिस पलासियोस निकारागुआ की ये पहली महिला हो जाती हैं। ठीक है, ये पहली महिला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और मिस यूनिवर्स 2023 की प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये आपका 19 नवंबर को एल सल्वाडोर के सैन सल्वाडोर में आयोजित किया गया था। ये नाम आपको याद रखना है, कहाँ इसका आयोजन किया गया था, ये साल्वाडोर के सैन साल्वाडोर में आयोजित किया गया था। बात कर लेते हैं इस सौंदर्य प्रतियोगिता में थाईलैंड की एंटोनिया पोर्सिट और ऑस्ट्रेलिया की मोरियाना विल्सन को क्रम से प्रथम और द्वितीय उप विजेता का जो है चुना गया है। 84 प्रतियोगियों ने भाग लिया था। और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की श्वेता शारदा ने भाग लिया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। पनडुब्बी रोधी वारफेयर क्राफ्ट अमीनी का जो है जलावतरण किया गया है। किसका किया गया है, ये हो जाता है आपका अमीनी। और इसके बारे में बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी रोधी वारफेयर क्राफ्ट यानी एमिनी की बात कर रहे हैं, इसका जो है जलावतरण किया गया है। और बात करते हैं इसके बारे में। ये गार्डन जी शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित 8
एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना की श्रृंखला में नौसेना का चौथा पनडुब्बी जो है वारफेयर क्राफ्ट हो जाता है। और कोच्चि से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में स्थित लक्षद्वीप में अमीनी द्वीप के रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए इस जहाज का नाम अमीनी जो है रखा गया है। और पोत में समुद्री सीमाओं में पानी के भीतर दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाने और उसे निश्चय करने की क्षमता भी इसमें हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और 90 टन के विस्थापन वाले 77 मीटर एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का जहाज़ों की अधिकतम गति ये आपकी 25 समुद्री मील तक हो सकती है, ये भी आपको याद रखना है। और SWSWC श्रेणी का तीसरा जहाज ये हो जाता है और इसको जो है मैसर LNT कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और ये हो जाता है आपका पनडुब्बी रोधी वारफेयर क्राफ्ट अमीनी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन से। आलोक शर्मा एसपीजी के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन किए गए हैं? ये आपके आलोक शर्मा हो जाते हैं। और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक शर्मा को 17 नवंबर 2023 को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप या एसपीजी का निदेशक नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं इनके बारे में। एसपीजी एसपीजी अधिनियम 1988 में अस्तित्व में आया था और यह सुरक्षा दल कैबिनेट सचिवालय के तहत काम करता है। और वर्तमान की बात करते हैं, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही एसपीजी सुरक्षा प्राप्त है, ठीक है। और ये हो जाते हैं आपके आलोक शर्मा, अपॉइंटेड न्यू डायरेक्टर ऑफ एसपीजी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। शकुंतला भाया अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन परिषद में नियुक्त हो गई हैं। कौन हो गई हैं? इनके बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी शकुंतला एल भाया को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और अमेरिका के डेवलपर से राजनीति में सक्रिय हुए शकुंतला एक कानूनी फर्म की को फाउंडर भी हो जाती हैं। और शकुंतला भाया जो है ये डेलाफेयर बार एसोसिएशन में भर्ती होने वाली पहली दक्षिण एशियाई भारतीय महिला भी हो जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और यह जाती है आपकी शकुंतला भाया। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन से। साहित्यकार सेवाराम यात्री का निधन हो गया है, इनके बारे में बात करते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार सेवाराम यात्री का 17 नवंबर 2023 को निधन हो गया। वे आपके 91 वर्ष के थे। और सेवाराम यात्री ने कई किताब और उपन्यास लिखे हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुए हैं, ठीक है। और सेवाराम की कहानी दूसरे चेहरे और आम आदमी कहाँ है सबसे अधिक जो है ये लोकप्रिय हो जाती हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये हो जाते हैं आपके सेवाराम यात्री। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। WOA क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन हुआ है, ये आपका कहाँ हुआ है ये आपको बताना है। भारत ने 13 से 16 नवंबर 2023 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी WOAH की क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी की है, ठीक है, 33वें सम्मेलन की मेजबानी की है। और यह 4 दिवसीय कार्यक्रम नई दिल्ली में मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा आयोजित हो जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इंडोनेशिया द्वारा एशिया प्रशांत के 34वें WH क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने की इच्छा व्यक्त की गई है। किसके द्वारा? ये आपकी इंडोनेशिया के द्वारा व्यक्त की गई है 34वें W क्षेत्रीय सम्मेलन की। और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो विश्व भर में पशु स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए उत्तरदायी हो जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? सलमान रुश्दी को मिला है पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। किसको दिया गया है? ये आपका भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को 14 नवंबर को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में वैगलेव हेवल द्वारा जो है पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार चेक गणराज्य के नाटककार और राष्ट्रपति वैगवेल हेवल को समर्पित होता है, ये भी आपको याद रखना है। वैगवेल हेवल चेकोस्लोवाकिया के अंतिम और चेक गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति हो जाते हैं। इन्हें 2003 में भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और सलमान रुश्दी ने द सेंटिक वर्सेज नामक एक किताब भी लिखी थी जिसे मुस्लिम ईश निंदा के रूप में देखा जाता है। अक्टूबर 2023 में रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। और यहाँ बात कर लेते हैं सलमान रुश्दी की कुछ मुख्य पुस्तकें कौन कौन सी हो जाती हैं जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। ग्रीमस ये आपकी 1975 में लिखी गई है। और मिड लाइट चिल्ड्रन ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछी गई है। शेम
और द सेंट वर्सेन, गोल्डन हाउस, किचोटे और विक्ट्री सिटी। ये विक्ट्री सिटी भी आपसे कई बार आपकी परीक्षा में पूछी गई है। और ये हो जाते हैं आपके सलमान रुश्दी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। छऊ पर्व महोत्सव का उद्घाटन हुआ है, ये कहाँ हुआ है ये आपको बताना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 15 नवंबर 2023 को छऊ लोक नृत्य पर छऊ पर्व का उद्घाटन किया है। और यह महोत्सव जो है 15 से 17 नवंबर को श्रीनगर में आयोजित किया गया है। ये कहाँ किया गया है? ये आपका श्रीनगर में आयोजित किया गया है। और आपसे ये भी पूछा जाएगा छऊ पर्व जो है ये कहाँ आयोजित किया जाता है, कहाँ का पर्व हो जाता है? ये आपका जम्मू कश्मीर का पर्व हो जाता है। और यह महोत्सव संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका छऊ नृत्य। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। इन्फोसिस पुरस्कार 2023 दिया गया है, ये किसको दिया गया है और इससे बनने वाले क्या क्वेश्चन हो जाते हैं। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन ने 15 नवंबर 2023 को भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 6 लोगों को प्रतिष्ठित इन्फोसिस पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की है। और ये जो पुरस्कार है ये आपका 13 जनवरी 2024 को प्रदान किया जाएगा। विजेताएं जो हैं ये कौन कौन से हो जाते हैं, ये आपके 6 विजेता इसमें हो जाते हैं। और कौन कौन से हो जाते हैं ये भी आप देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी की। इनको जो है इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है, यह पुरस्कार दिया गया है। जानवी फाल्के हो जाती हैं ये मानविकी के क्षेत्र में। प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ला जीवन विज्ञान के क्षेत्र में। प्रोफेसर भार्गव भट्ट हो जाते हैं गणितीय विज्ञान के क्षेत्र में। और मुकुंद तथाई हो जाते हैं भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में। प्रोफेसर करुणा मतेना ये सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हो जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये हो जाते हैं वो 6 लोग। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन हो जाती है, ये आपको बताना है। भारतीय स्काई डाइवर शीतल महाजन ने जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से एक हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है। और ऐसा करने वाली ये पहला महिला बन जाती हैं। वर्ष 2001 में महाजन को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्म श्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इनका नाम आपको याद रखना है। ये हो जाती हैं आपकी शीतल महाजन। और ये हो जाती हैं आपकी शीतल महाजन, यहाँ से आप देख सकते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। संजीव मलिक ने 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। किसने जीते हैं 5 स्वर्ण पदक? ये आपके संजीव मलिक हो जाते हैं। और इनके बारे में देख लेते हैं। आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में 42वें विश्व चिकित्सा स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। सबसे पहले आप ये देख लेते हैं इनका जो है ये कौन हो जाते हैं, ये आपके अधिकारी हो जाते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक। और ये जो है कहाँ जो है ये प्रतियोगिता हुई है, ये हुई आपकी कोलंबिया में। और ये 42वें विश्व चिकित्सा स्वास्थ्य खेलों में कितने पदक जीते हैं इन्होंने? 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, सारे जो पॉइंट हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनसे जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। और ये 42वां संस्करण इसका हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये कब से कब तक? 4 से 11 नवंबर तक ये हो जाता है। और ये जो कार्टाजोना कोलंबिया में इसको आयोजन किया गया था। और कर्नल संजीव मलिक वर्तमान में राष्ट्रपति के अंगरक्षक के रूप में राष्ट्रपति भवन में तैनात हो जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और मलिक ने 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर और 5000 मीटर और क्रॉस एंट्री में भी जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं वर्ष 2023 में यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले संजीव मलिक एकमात्र एथलीट भी हो जाते हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये हो जाते हैं आपके संजीव मलिक। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विराट कोहली का रिकॉर्ड 50 वनडे जो है शतक हो गए हैं विराट कोहली के। और इनके बारे में देख लेते हैं अगले पॉइंट से। ये हो जाता है आपके विराट कोहली ने 15 नवंबर 2023 को सचिन तेंदुलकर के एक दिवसीय 49 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 50 एक दिवसीय शतक बनाकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, 50 शतक बना दिए हैं विराट कोहली ने। और सचिन तेंदुलकर के हो जाते हैं 49। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सचिन तेंदुलकर के एक दिवसीय में जो है 49 शतक थे और एक दिवसीय में 50 हो जाते हैं आपके विराट कोहली के। और कोहली ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 50वां एक दिवसीय शतक बनाया है। ठीक है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जो है उन्होंने अपना 50वां शतक कहाँ बनाया है। ये आपका
वानखेड़े स्टेडियम में बनाया है। और इसके साथ ही विराट किसी एक वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। और कोहली ने 106 गेंदों में अपना 50वां जो एक दिवसीय शतक है ये बनाया है। बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल जो है इनके 80 शतक हो गए हैं। और कौन कौन से हो गए हैं? वनडे में बात करते हैं तो 50 हो गए हैं, टेस्ट में 29 शतक इन्होंने बनाए हैं, और T20 में भी एक शतक इनके द्वारा बनाया गया है। इस तरह से कुल मिलाकर इनके 80 शतक हो जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये हो जाते हैं आपके विराट कोहली। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सी बर्कथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है, और ये कहाँ से संबंधित हो जाता है ये आपको बताना है। हाल ही में लद्दाख में पाए जाने वाले सी बर्कथॉर्न फल जो है उसको भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और सी बर्कथॉर्न फल के लिए यह जीआई टैग लद्दाख का चौथा जीआई टैग भी हो जाता है। इससे पहले लद्दाख के किस किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है ये आप देख लेते हैं। पहला मिला है आपका लद्दाख के पश्मीना को, दूसरा मिला है कैक्टसी कार्पेनो खुबानी को, और तीसरा मिला है लद्दाख की लकड़ी जो आपकी नक्काशी होती है लकड़ी पर, उसको भी जो है जीआई टैग मिल चुका है। और 4 नंबर पे आपका मिल गया है सी बर्कथॉर्न फल को। ठीक है, 4 आइटम जो है हो जाते हैं लद्दाख के जिनको जीआई टैग मिला गया है, और ये हो जाता है आपका सी बर्कथॉर्न फल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, इसको भी जो है जीआई टैग दिया गया है। बात कर लेते हैं नागालैंड की नगर पालिकाओं में महिलाओं हेतु 33% सीटें आरक्षित की गई हैं, और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। बात कर लेते हैं नवंबर 2023 को नागालैंड विधानसभा ने शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने के लिए संबंधित नागालैंड नगर पालिका विधेयक 2023 ये पारित कर दिया है। ठीक है, आपसे यही पूछा जाएगा हाल फिलहाल में जो महिलाओं नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितने 33% सीटें ये किस राज्य में आरक्षित की गई हैं ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये हो जाता है आपका नागालैंड। और बात कर लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। विधेयक के पारित होने के राज्य में 2 दशकों के बाद पहली बार महिला आरक्षण प्रावधान के साथ नगर निकाय चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया। और राज्य में आखिरी बार जो है ये बार चुनाव जो है ये आपके 2004 में हुए थे। नागालैंड नगर पालिका अधिनियम 2001 के कुछ प्रावधानों पर आदिवासी हो हैं उनके द्वारा गंभीर आपत्ति जताई गई थी। और ये जो प्रावधान है ये आपका 371 ए में हो जाता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है। 371 ए में ये प्रावधान हो गया था, और उसका जो है उल्लंघन करते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। भारत और ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक की आयोजित की गई है। ये कहाँ आयोजित की गई है ये आपको बताना है। भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के यानी ओपेक के बीच वो ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक ये 9 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के वियना में स्थित ओपेक सचिवालय में आयोजित की गई है। ये कहाँ हुई है? ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में हो जाती है। किन किन के बीच में हो जाती है? भारत और ओपेक के बीच में ये हो जाती है। बात कर लेते हैं भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की अगली उच्च स्तरीय बैठक 2024 के दौरान भारत में आयोजित करने पर सहमति व्यक्त इन्होंने कर दी है। और भारत जो है विश्व का तीसरा बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता भी हो जाता है। ठीक है, और ये हो जाती है आपकी सिक्स हाई लेवल मीटिंग ऑफ द ओपेक इंडियन एनर्जी डायलॉग। और चलिए बात कर लेते हैं, ये हो जाता है हमारा बीना अग्रवाल को कैनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात कर लेते हैं बीना अग्रवाल के बारे में। ये हो जाती हैं आपकी अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल को पारिस्थितिक अर्थशास्त्र प्रतिष्ठित कैनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बीना अग्रवाल को मैक्सिको सिटी में मेट्रोपोलिटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड बॉकिन के साथ जो है संयुक्त रूप से यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बीना अग्रवाल ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में विकास अर्थशास्त्र और पर्यावरण की प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की पूर्व निदेशक भी हो जाती हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है किस किस को ये पुरस्कार दिया गया है? ये आपका बीना अग्रवाल को दिया गया है, और इनके साथ संयुक्त रूप से जो है ये दिया गया आपका प्रोफेसर डेविड बाखिम को। ये हो जाती हैं आपकी बीना अग्रवाल। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। एबेंडेंस एंड मिलेट्स गीत ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ये किसको नामित किया गया है ये आपको बताना है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सीरियन यानी मोटे अनाज पर बने गीत एबेंडेंस एंड मिलेट्स को संगीत के प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और एबेंडेंस इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी अवार्ड के बेस्ट ग्लोबल पॉप म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में नामांकित किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इस गीत का नाम भी आपको याद रखना है। और इस गीत के बारे में बात कर लेते हैं। इस गीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दर्शाया गया है, और श्री अन्न के लाभ और इसमें पौष्टिकता को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों को उजागर भी किया गया है। एवेंडेंस इन मिलेट्स गीत जो है 16 जून
2023 को रिलीज हुआ था। और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बनता है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। इस गीत को भारतीय अमेरिकी गायक फाल्गुनी शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से लिखा था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये हो जाता है आपका अबेंडेंस मिलेट्स। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, ये भी आपको याद रखना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2023 को विभिन्न उच्च न्यायालयों के 3 मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ दिलाई है। और ये जो है आपके 3 न्यायाधीश कौन कौन से हो जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इनके नाम से जो है क्वेश्चन बन सकता है। पहले हो जाते हैं आपके जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, दूसरे हो जाते हैं जस्टिस ऑर्ग स्टीव जॉर्ज मसी, और तीसरे हो जाते हैं आपके जस्टिस संदीप मेहता। और ये कहाँ से आए हैं, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं 3 नए न्यायाधीशों को नियुक्त करने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या अधिकतम स्वीकृत क्षमता है, ये आपकी 34 तक पहुंच गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 34 जो है आपके न्यायाधीश हो जाते हैं। ये हो जाते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट को मिले नए नए 3 जज। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तेलुगु फिल्मों के अभिनेता चंद्रमोहन का निधन हो गया है। ठीक है, ये आपको बताना है, आपसे पूछा जाएगा। ये जो है इनका नाम क्या हो जाता है, इनका नाम हो जाता है चंद्रमोहन गारू। और ये जो है कौन थे, ये आपके तेलुगु फिल्म के अभिनेता हो जाते हैं। और हैदराबाद में निधन इनका हो गया और ये 80 वर्ष के थे। वर्ष 1966 में रंगला तन्नम के कैरियर की इन्होंने शुरुआत की थी। किससे की थी, रंगूला रत्नम से अपने कैरियर की इन्होंने शुरुआत की थी। और चंद्रमोहन ने लगभग 600 फिल्मों में काम भी किया है। और उनकी जो कुछ यादगार फिल्में हैं, सुबोदय हो जाएगी, सिरसुरी बुब्बा, शंकराभरणम, सीता लक्ष्मी, अल्लूरी सीताराम राजू, अखारी पोर्तम, नुव्वु कक्कू, और ये जो फिल्में इनकी शामिल हो जाती हैं। ठीक है, और ये हो जाते हैं आपके, आपने कई फिल्मों में इनको देखा होगा, मशहूर तेलुगु अभिनेता चंद्रमोहन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अमेरिका द्वारा विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, इसके बारे में बात करते हैं। अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन यानी FDA ने 9 नवंबर 2023 को चिकनगुनिया पहले टीके इक्सिच को मंजूरी दे दी है। ठीक है, बड़ा अजीब सा इसका नाम हो जाता है। और इस टीके को फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेलनेवा ने तैयार किया है। और जो आपका इक्सिच हो जाता है, ये आपका एकल खुराक 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को इंजेक्शन के माध्यम से उनकी मांसपेशियों में दी जा सकती है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो ये नाम है, ये भी आपको याद रखना है। इस नाम से जो है आपके क्वेश्चन बन जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये हो जाता है आपका बोंगो सागर 2023 अभ्यास। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के मध्य जो है द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 23 का चतुर्थ संस्करण तथा कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जो है इस 5वां संस्करण 7 से 9 नवंबर तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में संचालित किया गया है। और ये हो जाता है आपका भारतीय नौसेना के जहाज INS कुठार, किल्टान, समुद्री गश्ती विमान डोनियर ने बांग्लादेश नौसेना के जहाज, और बांग्लादेश के कौन कौन से हो जाते हैं, ये हो जाता है आपका अबू बकर, अबू उबैदा और MP के साथ इस अभ्यास में भाग लिया है। और नियमित द्विपक्षीय अभ्यास तथा समन्वित गश्ती के दोनों निशानों के बीच आपसी समझ और सहयोग को मजबूत करने के लिए ये अभ्यास किए गए हैं। ठीक है, और ये हो जाता है आपका बोंगो सागर अभ्यास। चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023, इसके बारे में बात करते हैं। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 बैंकॉक में 3 से 10 नवंबर तक जो है ये आयोजित की गई है। कहाँ आयोजित की गई है, आपकी बैंकॉक में आयोजित की गई है। और ये एशियाई तीरंदाजी हो जाती है। तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ कुल 7 पदक जीते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कुल कितने पदक जीते हैं और कौन कौन से पदक जीते हैं। महिलाओं के टीम मुकाबले में ज्योति सुरेखा, वेनम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद ने चीनी ताइपे की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। और भारतीय महिला रिकर्व और पुरुष कंपाउंड टीमों ने कांस्य पदक भी जीते हैं। और किस किस ने कौन कौन सा पदक जीता है, यहाँ आपको लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। परवीन कौर ने स्वर्ण पदक जीता है, अदिति स्वामी स्वर्ण पदक, परनीत कौर ये भी आपके स्वर्ण पदक, और ज्योति सुरेनम ये आपका रजत पदक। और ये 3 आपके कांस्य पदक हो जाते हैं। अभिषेक वर्मा कांस्य पदक, टीसा पूनिया कांस्य पदक, अभिषेक वर्मा ये भी आपके कांस्य पदक हो जाता है। और ये हो जाती है वो प्रतियोगिता।
बात कर लेते हैं 37वां राष्ट्रीय खेल के बारे में। यह आपका हो जाता है 37वां राष्ट्रीय खेल। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र 80 स्वर्ण सहित 228 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है। कौन शीर्ष पर रहा? ये आपका महाराष्ट्र हो जाता है। और ये प्रतियोगिता जो है 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होता है? ये आपका गोवा में आयोजित हो जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्विसेज की बात करते हैं तो 66 स्वर्ण और 126 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर दूसरे, और हरियाणा जो है 26 स्वर्ण सहित 192 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र ने नेशनल गेम 2023 में टैली में शीर्ष स्थान ये प्राप्त किया है, और शीर्ष स्थान प्राप्त करते हुए भालिंदर सिंह ट्रॉफी जीती है, जो नेशनल गेम्स के सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को दी जाती है। ठीक है, ठीक है। और ये आपकी पूरी लिस्ट हो जाती है जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र 80 स्वर्ण, सर्विसेज 66, हरियाणा 62, मध्य प्रदेश 37, और केरल जो है ये आपका 36 जो है स्वर्ण पदक मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 7 नवंबर 2023 को गुजरात के वापी ज्ञानधाम स्कूल में वस्तु एवं सेवा कर के 12 सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। आपसे यही पूछा जाएगा इनका जो शुभारंभ कहाँ हुआ? ये आपका गुजरात के वापी में हो जाता है। और कितने जो है सेवा केंद्र बनाए जा रहे हैं? ये आपके 12 सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? ये आपका निर्मला सीतारमन के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये भी आपको देख लेना है। और 12 जीएसटी केंद्र जो हैं ये आपके कहाँ कहाँ हो जाते हैं, ये भी आप यहाँ आप सब देख सकते हैं। ये आपके हो जाते हैं 12 जीएसटी सेवा केंद्र। और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड 1 सितंबर को जो है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना भी इनके द्वारा शुरू की गई है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जिसका उद्देश्य हो जाएगा बिक्री व खरीद लेन देन के दौरान बिल चालान बनाने की संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जल दिवाली महिलाएं पानी के लिए और पानी महिलाओं के लिए अभियान जो है कहाँ शुरू किया गया है? ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और ओडिशा शहरी आदि अकादमी की साझेदारी में 7 से 9 नवंबर 2023 को जल दिवाली महिलाएं पानी के लिए और पानी महिलाओं के लिए अभियान जो है चलाया गया है। ये आपका कहाँ चला गया? ये आपका ओडिशा में चला गया है। ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की बैठक हुई है। इससे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में कहाँ हुई है? ये आपका गांधीनगर में हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया और भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की बैठक हुई है। ठीक है, किसकी हुई है? ऑस्ट्रेलिया और भारत की हुई है। कहाँ हुई है? ये आपका गुजरात के गांधीनगर में हो जाती है। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जैसन क्लियर ने इस बैठक की सह अध्यक्षता की है। ये भी आपको याद रखना है, और ये हो जाती है वो बैठक। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से जो है सम्मानित किया गया है, और किसको सम्मानित किया गया है ये आपको बताना है। केरल पर्यटन को उसकी टिकाऊ और महिला समावेशी पहल के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? ये किया गया आपका केरल पर्यटन को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को इस पुरस्कार के लिए दक्षिणी अफ्रीका के भू आबाद देश एस्वातिनी के संयुक्त रूप से इनको चुना गया है, और एस्वातिनी पर्यावरण अनुकूल नगवेन्या गिलास के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और यह पुरस्कार जो है स्थानीय व्यंजनों हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय समुदाय के लिए आय उत्पन्न करने में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के कार्य को मान्यता देता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बैलिस्टिक मिसाइल परले का सफल परीक्षण किया गया। कहाँ किया गया ये आपको बताना है। ओडिशा तट के पास अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल परले का सफल परीक्षण किया गया है। नाम क्या हो जाता है? परले हो जाता है। सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल हो जाती है, और परले मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा जो है विकसित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। यह मिसाइल हवा में एक निश्चित सीमा तय करने के बाद अपना मार्ग बदलने के लिए सक्षम होती है, और परलय जो है 350 से 500 किलोमीटर की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल भी हो जाती है, और इसकी जो भार क्षमता है ये आपकी 500 से 1000 किलोग्राम हो जाती है। परलय को वास्तविक निरंतर रेखा यानी एलएसी और नियंत्रण रेखा एलओसी पर जो है
तैनाती के लिए विकसित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये हो जाती है आपकी परलय मिसाइल का सफल परीक्षण, और रूस यूक्रेन युद्ध में भी इसका प्रयोग जो है हो चुका है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। उत्तर प्रदेश में पोषण युक्त पशु चारा निर्माण के लिए ब्राजील से समझौता किया गया है। उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। बात करते हैं डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर 6 नवंबर 2023 को ब्राजील की 2 कंपनियों के साथ आनंदा डेयरी ने समझौता किया है। ये आपको याद रखना है, कौन हो जाता है, आनंदा डेयरी हो जाती है, और ब्राजील की 2 कंपनियों के साथ इनका समझौता हो जाता है। प्रदेश की आनंदा डेयरी ने ब्राजीलियाई कंपनी अमेरिका पजोरा और BH एम्ब्रियोज के साथ जो है समझौता किया है, ठीक है। इनका नाम आपसे पूछा जाएगा, किस किस के साथ जो है इस समझौता किया है। और इस समझौते के तहत पोषण युक्त पशु चारा निर्माण और गोवंश नस्ल सुधार की दिशा में काम होगा। दुधारू पशुओं के पोषण प्रजनन में उन्नत तकनीक की मदद भी मिलेगी। आनंदा डेयरी की शुरुआत जो है आपका 1989 में सियाना फैक्ट्री बुलंदशहर से की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, बुलंदशहर आपका यूपी में हो जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष महेश्वर मोहंती का निधन हो गया है। ये कौन थे, ये आपके हो जाते हैं उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष। बात कर लेते हैं इनके बारे में। ये कौन थे, ये आपके बीजू जनता दल यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष मोहंती महेश्वर मोहंती का 7 नवंबर 2023 को निधन हो गया। ये 67 वर्ष के थे, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये आपके कहाँ के थे, ये आपके हो जाते हैं बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता। और मोहंती जो है 2004 से 2008 तक ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। 2011 से 19 तक के कई विभाग के ये आपके मंत्री भी रह चुके हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य बन गया है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा। बात करते हैं चिली की, तो चिली जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का 95वां सदस्य हो जाता है। कितने नंबर का हो जाता है, 95 नंबर का ये सदस्य हो जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो मुख्यालय आपका हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित हो जाता है। ये आपका इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये हो जाते हैं आपके चिली के। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विश्व की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला बन गई हैं आपकी शेख हसीना। बात कर लेते हैं शेख हसीना के बारे में। टाइम मैगजीन ने हाल ही में विश्व की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली प्रमुख महिला के तौर पर बांग्लादेश की प्रमुख शेख हसीना को अपनी कवर स्टोरी में प्रदर्शित किया है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और शेख हसीना पहले 1996 से 2001 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं। उसके बाद 2009 से देश की प्रधानमंत्री हैं। इस तरह से वे विश्व में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाली महिला भी बन जाती हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और ये हो जाता है आपका टाइम मैगजीन के कवर पेज पर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हीरालाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, कौन हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके हीरालाल सामरिया। ये मुख्य सूचना आयुक्त या CIC जो है इनको नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा किया गया, ये आपका द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। और YK सिन्हा का कार्यकाल 3 अक्टूबर को समाप्त हो गया था, और इनका जो है ये पद तब से खाली पड़ा हुआ था। और इसके बाद भी जो है अभी 8 जो है पद ही खाली पड़े हैं। वर्तमान में इस आयोग में 2 सूचना आयुक्त भी हो जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको देख लेना है। और यहाँ बात कर लेते हैं RTI मामले में सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकरण केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त भी हो सकते हैं। और ये हो जाते हैं आपके हीरालाल सामरिया। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। रूस द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल बुलावा का परीक्षण किया गया है। ये नाम आपको याद रखना है। ये आपका किसके द्वारा इसका जो परीक्षण किया गया है, ये आपकी हो जाती है परमाणु चलित पनडुब्बी इंपीरियर अलेक्जेंडर 3 के माध्यम से न्यूक्लियर हथियार ले जाने वाली सक्षम बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये कौन सी हो जाती है, ये आपकी बुलावा हो जाती है यानी बुलवा, और ये बैलिस्टिक मिसाइल हो जाती है। और ये जो मिसाइल है रूस के उत्तरी तट के पास श्वेत सागर में पानी के नीचे लॉन्च की गई है, ठीक है। ये भी आपको देख लेना है, पानी के नीचे जो है इसको लॉन्च किया गया है। और बुलवा मिसाइल जो है 12 मीटर लंबी है, जिसकी रेंज लगभग 8000 किलोमीटर की हो जाती है। और यह अपने साथ 6 न्यूक्लियर हथियार भी ले जा सकती है,
ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 6 हथियार ये ले जा सकती है। और ये जो है बोराई श्रेणी की नई परमाणु पनडुब्बियों में से एक हो जाती है, और 16 बलवे मिसाइल भी ये ले जा सकती है। रूसी नौसेना के पास जो है बोराई श्रेणी की 3 परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियां हैं, और एक का परीक्षण पूरा हुआ है, और अन्य जो 3 है वो आपकी निर्माणाधीन हो जाती हैं। बोराई श्रेणी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों की एक श्रृंखला ये पूरी हो जाती है, और ये हो जाती है आपकी पनडुब्बी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2023 ये किसके द्वारा इसका जो खिताब है वो जीता गया है, ये आपको बताना है। बात करते हैं रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 5 नवंबर 2023 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 4-0 से हराकर महिला एशियाई चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी जो है अपने नाम कर ली है। किसको हराया? इन्होंने हराया है जापान को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं आपके। और चीन की टीम ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है, और भारत की तरफ से संगीता कुमारी ने, नेहा लारेमसियामी और वंदना कटारिया ने एक एक गोल किए थे, और ये हो जाती है आपकी चैंपियनशिप। भारतीय टीम इससे पूर्व जो है 2016 में सिंगापुर में एक ट्रॉफी है ये अभी जीत चुकी थी। और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 11वां सुल्तान जोहर हॉकी कप, ये आपका क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है इससे? ये आपका हो जाता है 11वां सुल्तान जोहर हॉकी कप हो जाता है, और फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? ये आपका जर्मनी ने जीता है, और ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इनमें से याद रखने हैं। ये कौन सा हो जाता है? ये आपका 11वां सुल्तान जोहर कप हो जाता है, और मलेशिया ने इसका जो आयोजन है वो आपका मलेशिया के जौहर में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक किया गया था। बात कर लेते हैं भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जोहर कप में पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता है, और वर्ष 2023 के संस्करण में कुल 8 टीमों ने भाग लिया है। ठीक है, और इससे पहले जो है अभी तक जो है ये 6 टीमें पहले हिस्सा लेती थी। भारत और ग्रेट ब्रिटेन सबसे ज़्यादा 3-3 बार इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके हैं। भारत ने कब जीता है? 2022 में, 2013 में, और 2014 में भी जो है ये सुल्तान जोहर कप जीता है भारत ने। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। नंदिनी दास को ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की लेखिका हो जाती है नंदिनी दास, और इनको जो है वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 का ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नंदिनी को यह अवार्ड जो है उनकी पुस्तक कोडिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए प्रदान किया गया है। ये आपको याद रखना है। और इस पुस्तक में जो है मुगल दरबार में इंग्लैंड के पहले राजनयिक मिशन के माध्यम से ब्रिटेन और भारत के संबंधों की घटना का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और नंदिनी जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर भी हो जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, और ये हो जाती है आपकी नंदिनी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हारून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शिव नाडर शीर्ष पर हो जाते हैं। ये क्या हो जाता है? शिव नाडर शीर्ष पर हो जाते हैं, और ये हो जाता है आपका एडेलगिव हुरून इंडिया फिलेथ्रोपी लिस्ट 2023 में जो है ये आपकी जारी की गई है, और इसमें एचसीएल के को फाउंडर शिव नाडर ये आपके शीर्ष पर हो जाते हैं। शिव नाडर ने वित्त वर्ष 2023 में 2042 करोड़ रुपए का दान किया है, और अर्थात प्रतिदिन जो इन्होंने 5.6 करोड़ रुपए दान किए हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक दिन में इनके 5.6 करोड़ रुपए इन्होंने दान किए हैं। बात कर लेते हैं इनके बाद। नाडर के बाद जो है विप्रो के फाउंडर चेयरमैन अजीब प्रेम जी आ जाते हैं, जिन्होंने 1774 करोड़ रुपए का दान किया है। और जेरोदो के को फाउंडर निखिल कामत ये 37 साल के सबसे कम उम्र के दानवीर भी बन जाते हैं। कौन? जेरोदा। और निखिल ने अपने भाई के सीईओ नितिन कामत के साथ मिलकर 110 करोड़ रुपए का दान किया है, और इस सूची में 119 दानवीरों में शामिल किया गया है, जिन्होंने वित्त वर्ष 2023 में 8,445 करोड़ रुपए का दान भी किया है। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो आपकी रिपोर्ट है ये आपकी दान करने वालों की हो जाती है। ये हो जाते हैं आपके शिव नाडर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये कहाँ किया गया? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 1 नवंबर 2023 को क्रिकेट के महान खिलाड़ी
सचिन तेंदुलकर की कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ किया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किया है। किसके द्वारा किया गया है, ये आपका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। और किसकी प्रतिमा, ये आपकी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा हो जाती है। और ये किस धातु की प्रतिमा, ये आपकी कांस्य की प्रतिमा हो जाती है। इस तरह से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और ये हो जाता है, ये प्रतिमा सचिन के जीवन के 50 वर्षों को समर्पित है। और इस प्रतिमा को महाराष्ट्र के अहमदनगर के चित्रकार मूर्तिकार प्रमोद कामले ने बनाया है। और सचिन तेंदुलकर ने 2013 में वानखेड़े स्टेडियम में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। ठीक है, इसीलिए जो है वहाँ पर इसकी मूर्ति, वहाँ पर सचिन की मूर्ति लगाई गई है। सचिन को इस प्रतिमा उनके ट्रेडमार्क लॉफ्टेड ड्राइव पोज में चित्रित किया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। डीजीसीए से लाइसेंस पाने वाली पहली कंपनी, ड्रोन कंपनी कौन बन गई है, ये बन गया थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स। रतन इंडिया इंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहयोगी कंपनी थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम को उनके ड्रोन उत्पाद यानी डीओओपी के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से टाइप प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ड्रोन लाइसेंस पाने वाली यह देश की पहली कंपनी भी बन जाती है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये देश की पहली कंपनी हो जाती है ड्रोन लाइसेंस पाने वाली। अब बात कर लेते हैं डीओपीओ एक बहुउद्देशीय ड्रोन है जो सर्वेक्षण, मैपिंग, निरीक्षण, कृषि, निगरानी और आपदा प्रबंधन जैसे कई कार्य करने के लिए उत्तम हो जाता है। और 5 किलोग्राम से कम वजन वाला छोटा ड्रोन हो जाता है। और 49 मिनट तक 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। और 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर भी ये काम कर सकता है। इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है ड्रोन। और यह जो ड्रोन है एक उड़ान में 1.5 वर्ग किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। साथ ही एक से अधिक पेलोड के साथ अलग अलग ऊंचाइयों पर भी ये काम कर सकता है। ठीक है, इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। थाईलैंड ने भारतीय नागरिकों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा प्रदान की है। अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए थाईलैंड ने भारत और ताइवान से आने वाले लोगों के लिए वीजा आवश्यकताओं को माफ कर दिया है। और 10 नवंबर 2023 से भारतीय बिना वीजा के थाईलैंड की यात्रा कर सकते हैं और वहाँ 30 दिनों तक भी रह सकते हैं बिना वीजा के। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए थाईलैंड में वीजा मुक्त पहुंच जो है 10 नवंबर से 10 मई 2024 तक उपलब्ध होगी। और हाल ही में श्रीलंका ने भी भारत सहित 6 देशों में जो है वीजा मुक्त कर दिया था। और श्रीलंका सरकार ने 31 मार्च 2024 तक अपने देश में भारतीय पर्यटकों को वीजा मुक्त प्रवेश देने का निर्णय लिया है। ठीक है, और बात कर लेते हैं अगले पॉइंट से। हैनले एंड पार्टनर से नवीनतम पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजे के 57 देशों की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बांग्लादेश में भारत के सहयोग से निर्मित 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। बांग्लादेश में भारत के सहयोग से 3 परियोजना का उद्घाटन किया गया है। कौन कौन सी हो जाती हैं ये परियोजनाएं, ये आपको बताना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 1 नवंबर 2023 को संयुक्त रूप से भारतीय सहायता प्राप्त 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ठीक है, 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। कौन कौन सी हो जाती हैं वो परियोजनाएं। 3 परियोजनाएं अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर लिंक रोड, खुलना मोगला पार्ट रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट सेकंड। ठीक है, ये 3 परियोजनाएं हो जाती हैं। ये मीटिंग होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और दूसरे हो जाते हैं आपकी शेख हसीना। और चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये हमारा समाप्त होता है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और ये जो हमारा वीडियो है ये आपका नवंबर का हो जाता है। और इससे पहले वीडियो अगर आपने हमारे नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।